हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जोनटेक टीम ने आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है BCTQ। आज हम इस प्रोग्राम के अंडर कंट्रोल सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। वो कि क्या है, 3s⁴ प्लस 10s⁻³ प्लस 5s² प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको बताना है जो ये सिस्टम है ना वो क्या है, स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RS क्राइटेरिया। ओके, तो हम इसके लिए RS क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, RH क्राइटेरिया। ओके, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है। वो क्या दे रखी है, 3s⁴ प्लस 10s⁴ प्लस 5s² प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, RS क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, इसके लिए ऐसे टेबल बनाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, s⁴ है, तो s⁴ से स्टार्ट करेंगे, फिर s⁴, फिर s⁴2, फिर s⁴1 और फिर s⁴0, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या चेक करते हैं, इसका जो ये फर्स्ट कॉलम है ना, उसमें अगर सारे हमारे जो एलिमेंट है वो क्या रहे, पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अगर वहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, मतलब प्लस से माइनस हो रहा है, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वो हमें चेक करना है, इससे हमें पता लग जाएगा हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो पहले बात करते हैं s⁴, तो इसमें क्या आएगा, पहले आएगा s⁴ का कोफिशिएंट, फिर s⁴2 का कोफिशिएंट और फिर s⁴0 का कोफिशिएंट, वो कितना है, 2। ओके, अगर बात करें s⁴ की, तो इसमें आएगा 10। इसके बाद में यहाँ पे s⁴1 का कोफिशिएंट नहीं है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, 0। ओके, फिर आपको पता है कि हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखोगे 10 × 5 मतलब 50, 50 माइनस 0 × 3 मतलब 0, 50 माइनस 0 अपॉन 10, तो यहाँ क्या आएगा, 5। ओके, अब निकालना है हमें ये टर्म। तो ये कैसे निकालेगी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ कुछ नहीं देखा तो इसको 0 मान लोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ओके, और डिवाइड इससे कर दिया, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें x⁴1 के लिए निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड 5 से करोगे, तो 5 × 0 कितना हो गया, 0, माइनस 2 × 10 20, तो 0 माइनस 20 तो माइनस 20 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस का 4। यहाँ पे कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या 0 है, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इससे और डिवाइड बाई इससे, तो यहाँ पे 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दिया हुआ सिस्टम के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ठीक है। इसके लिए हमने RH क्राइटेरिया से ये टेबल बना ली। फिर हमें क्या करना होता है, इस जो फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसमें क्या चेक करने होते हैं कि सब पॉजिटिव है। अगर सारे एलिमेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर वहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या था, +5 से क्या हो रहा है, -4, तो एक साइन चेंज हो रहा है और यहाँ पे दूसरा साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, -4 से +2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन चेंज हो रहे हैं। तो हमें बताना था कि हमारा सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल तो हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया। सेकंड बात है कि जितने साइन चेंज होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो 2 एलिमेंट तो क्या होंगे, राइट हैंड साइड पे होंगे, और 2 एलिमेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, 2 एलिमेंट। टोटल कितने होंगे, s⁴, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे, s की 4 वैल्यू आएगी, 4 तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव आएगी मतलब जैसे ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है हमारा। तो इसका ये साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो मतलब सारे एलिमेंट हमारे LHS में होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर कितने साइन चेंज हो रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट हमारे कितने राइट हैंड साइड में आएंगे। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो 2 साइन चेंज हो रहे हैं, तो 2 एलिमेंट तो आ रहे हैं इसमें और 2 एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हैं, 4। ओके, ये बात हो गई हमारे इसकी पोल्स की कि कितने पोल इस साइड आएंगे, कितने पोल इस साइड आएंगे, ठीक है।
अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर सारे एलिमेंट ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते तो हमारा सिस्टम क्या होता स्टेबल होता, पर यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्म आ गई, इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए कि जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अनस्टेबल। अगर आपको ये सब नहीं करना, आप तो डायरेक्ट भी इसको देख के आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि अनस्टेबल होगा। वो कैसे पता चलता, अगर आप यहाँ पे देखो तो एस की पावर 4 का कोफिशिएंट है, एस की पावर 3 का कोफिशिएंट है, एस की पावर 2 का कोफिशिएंट है, पर एस की पावर 1 क्या है मिसिंग है। ओके, अगर कोई भी टर्म मिसिंग होती है तो वो सिस्टम क्या होता है अनस्टेबल होता है। ये इससे भी आप डायरेक्ट बता सकते थे कि ये हमारा सिस्टम हमारा क्या है अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एस की पावर 1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो ये सिस्टम हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये क्या होगा अनस्टेबल होगा। पर हमने क्या किया आर एस क्राइटेरिया से इसको सोल्व किया, तो हमने फर्स्ट कॉलम को देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था साइन चेंज हो रहा था, इसका मतलब हमारा क्या होगा सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओके, और इससे सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछता है कि राइट हैंड साइड में कितने इसके पोल एग्जिस्ट करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने साइन चेंज हो रहे हैं। तो इसमें देखो +5 से -4 हो रहा था तो पहला साइन चेंज, और -4 से +2 हो रहा था दूसरा साइन चेंज, मतलब दो एलिमेंट क्या होंगे राइट हैंड साइड पे होंगे। ठीक है, ये भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, वो क्या है एस की पावर 4 + 3s³ ओके +5s² + 6s + k + 10। ओके, ये आपको क्या दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। फिर आपसे क्या कहा है कि स्टेबिलिटी के लिए k की वैल्यू क्या होगी, स्टेबिलिटी के लिए k की वैल्यू निकालनी है आपको। k की वैल्यू क्या होगी अगर हमारा जो दिया हुआ सिस्टम क्या है स्टेबल है। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो k की वैल्यू की क्या होगी ये निकालना हमें। तो वही हम क्या करेंगे आर एस क्राइटेरिया, तो एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 0, एस की पावर 1 और एस की पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले एस की पावर 4 के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसका क्या है 1, फिर इसके बाद एस की पावर 2 का तो वो कितना है 5, फिर एस की पावर 0 का वो कितना है ये +10। ओके, फिर लिखेंगे एस की पावर 3 का कोफिशिएंट वो कितना है 3, फिर एस की पावर 1 का वो कितना है 6 और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर हमें निकालना है एस की पावर 2 में क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आता है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 × 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 और डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 3। 15 में से 6 गए 9, 9 से 3 को भाग दिया तो 3। ओके, अगर यहाँ बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 0 है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा k + 10। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 × 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 × k + 10 और डिवाइड बाय 3, ये आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया इससे, तो यहाँ की ये S1 की टर्म आ गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 × 6 18 माइनस 3k माइनस 30 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये क्या हो गया -3k माइनस 18 में से -30 गए तो कितने बचे -k 12/3 है, तो ये लास्ट में क्या आ गया -k और -4। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो ये तो -k बचेगा और ये -4 बचेगा, तो ये वाली टर्म क्या आ गई -k और -4 और यहाँ पे 0। ठीक है, जब आप क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 10। ओके, तो ये हमने मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि हमारा सिस्टम क्या है स्टेबल है। स्टेबल कब होगा जब ये इसकी फर्स्ट कॉलम है वो क्या हो सारे एलिमेंट इसके क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी, इससे हम k की रेंज निकालेंगे कि किस रेंज के अंदर होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब -k -4 > 0 तभी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेकंड क्या होगा k + 10 > 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिल गई, अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे इस कंडीशन को बात करूँ मैं, तो मैंने क्या किया k को उधर ले गया मैं, तो क्या लिख सकता हूँ k की वैल्यू क्या होगी -4 से कम होगी। ठीक है,
-4 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी -10 लिख सकता हूँ। मैंने -10 को क्या किया, उधर ले गया तो k ग्रेटर देन -2, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या, k को उधर ले गया तो -4, k पॉजिटिव हो गया इधर जाके, तो k की वैल्यू क्या होगी, -4 से तो क्या होगी, कम होगी, और -10 से क्या हो, ज़्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -4 k -10, ठीक है। तो हमें k की रेंज पता लग गई सिस्टम के स्टेबल बने रहने के लिए। तो अगर k की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो वही पूछा था एग्जाम में कि आपको k की रेंज निकालनी थी, तो k क्या होगा, -4 से कम होगा, -10 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओके। आपको दे रखी थी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको आपको स्टेबल सिस्टम कंसिडर करना था और k की क्या वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो k की रेंज हमारे पास ये आ गई कि अगर -4 से तो k की वैल्यू कम हो और -10 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम इज e⁻² ut टू प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स ऑफ t e⁻² ut द इनपुट मस्ट बी, ओके। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है आपको, ये कोई सिस्टम है हमारा, मान लिया हमने, ठीक है। तो आपको इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इनपुट आपसे पूछा है और आपको आउटपुट दे रखा है, ओके। तो ये क्या है हमारा आउटपुट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। टू प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स ऑफ द इनपुट मस्ट बी द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन लीनियर सिस्टम इज दिस, ठीक है। तो आपका आउटपुट तो क्या है, e⁻² ut, ओके। और आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना है, t e⁻² ut, t e⁻² ut। आपको निकालना है इनपुट, ठीक है, आपको निकालना है RT, ये आपको CT दे रखा है, ठीक है। और ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया ST, ओके। हम जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अगर S की टर्म में लें इसको, लाप्लास की टर्म में, तो क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। इनपुट यहाँ क्या है हमारा R, तो ये क्या हो जाएगा RS, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा लाप्लास ऑफ आउटपुट बटे लाप्लास ऑफ इनपुट, ठीक है। तो HS की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसका लाप्लास लें तो t का लाप्लास क्या होता है, 1/s², और यहाँ पे क्या e⁻² है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे t⁻n का हम लाप्लास लेते हैं तो वो क्या आता है, t⁻n+1/n+1, ओके। अगर t की बात करें तो t क्या हो जाएगा, t², नहीं ये नहीं, रुको, इधर इंटीग्रेशन हो गया इसका लाप्लास क्या होता है, 1/s⁻n+1, ठीक है। n/s⁻n+1 होता है इसका लाप्लास, t⁻n का लाप्लास क्या होता है, n/s⁻n+1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है t, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/s², तो ये इसका लाप्लास क्या आ गया, 1/s², और यहाँ पे e⁻² से मल्टीप्लाई किया है, तो हम जानते हैं e⁻² का लाप्लास क्या होता है, 1/s+2, ठीक है। तो जो हमारा s है ना, वो s+2 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एच एस क्या आ जाएगा, 1/s+2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया किसका, HS का लाप्लास। फिर हमें क्या करना है, हमें आउटपुट का लाप्लास लेना है। तो आउटपुट हमारा क्या है, ये इसका लाप्लास क्या होगा, 1/s+2, ओके। ये आउटपुट का लाप्लास हो गया हमारा, डिवाइड बाय हमारा क्या है, इनपुट का लाप्लास जो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, HS की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है हमारी ये आ गई, और CS की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारी क्या ये आई। हमें RS की वैल्यू निकालनी है, तो RS इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से देखो तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, RS इक्वल टू क्या आ गया, 1/s+2, ओके। अब हमें निकालना है RT, तो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे, वो क्या आएगा, e⁻²t ut, ओके। तो हमारा C इज द राइट आंसर, ओके। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था और आउटपुट दे रखा था, और हम जानते हैं कि आउटपुट बटे इनपुट क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो मैंने ट्रांसफर फंक्शन का लाप्लास ले लिया, वो क्या आया, ये आया, ओके।
और मैंने आउटपुट का लाप्लास ले लिया, वो क्या है ये आया, और इनपुट का लाप्लास क्या हो गया आर एस, तो मैंने यहाँ से आर एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो क्या निकल के आई आर एस इक्वल टू 1/s+2। फिर मुझे निकालनी थी आर टी की वैल्यू, तो इसका क्या मैंने क्या लिया लाप्लास इन्वर्स ले लिया, वो क्या आ गया e⁻² ut। ओके, जो हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि आपको बताने हैं जीरोज, ठीक है। तो हमें ये सब पता है कि कोई भी जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, जो ऊपर वाले जो निकलते हैं एस के रूट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के, और नीचे वाले रूट किसको रिप्रेजेंट करते हैं पोल्स को, ठीक है। हमें पूछे हैं जीरो, तो ऊपर वाली टर्म को क्या करो जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो s² - 16, अगर जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आ गया s² इक्वल टू 16, तो s की वैल्यू क्या आ गई +-4। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर पोल पूछता तो नीचे वाले टर्म को आपको जीरो पुट करना पड़ता है और एस की 5 वैल्यू आती है वो निकालनी पड़ती है आपको। ओके, तो हमसे पूछा जीरो की वैल्यू, तो हमने ऊपर वाले टर्म को जीरो के इक्वल पुट किया और एस की जो रूट निकाल लिए वही क्या हो गए हमारे जीरो हो गए, ठीक है। एक आ रहा है +4, एक आ रहा है -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि फॉर ए गिवन यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद, ठीक है, ये आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि रियल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा काटेगा रूट लोकस एसिम्पटोट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो एसिम्पटोट होते हैं ना वो रियल एक्सिस पे कहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एसिम्पटोट रियल एक्सिस पे क्या कहाँ पे कट करते हैं, सेंट्रोइड पे कट करते हैं। तो आपको सेंट्रोइड की वैल्यू निकालनी है कि सेंट्रोइड निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं रूट लोकस की। अगर बात करें हम रूट लोकस की, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ओके, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हमारी कोई प्लेन है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं रियल एक्सिस। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक रेखा हो रही है रियल एक्सिस। ओके, वास्तविक रेखा। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रूट लोकस होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो रियल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ मैंने मिरर रख दिया, तो जो नीचे सिग्नल होगा ना सेम टू सेम उसका मिरर इमेज क्या बनेगा ऊपर बनेगा, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल सिग्नल। मतलब जैसा नीचे होगा ना वैसा क्या होगा ऊपर होगा, ठीक है। तो जो हमारे रूट लोकस होते हैं ना वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं रियल एक्सिस के। क्यों होते हैं अगर बात करें तो इसके देखो पोल जीरो क्या होंगे, एक तो रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अगर इसका पोल क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट है, तो वो क्या होते हैं कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कंजुगेट पेयर का मतलब अगर ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो नीचे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या सिमेट्रिकल है किसके रियल एक्सिस के। ओके, अब हमें निकालना है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड से पहले आपको पता होना चाहिए कि P क्या होता है और Z क्या होता है। P होता है नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। ये किससे निकालोगे, जो हमें ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है उसमें नीचे वाला जो पार्ट है उसमें s की पावर कितनी है मैक्सिमम, कितने s दे रखे हैं, ठीक है, इसकी पावर कितनी मैक्सिमम बनेगी वो क्या होते हैं पोल, ठीक है। और जीरो क्या होते हैं, जो ऊपर जो टर्म होती है उसमें s की पावर कितनी मैक्सिमम बन रही है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो। ओके, अब बात आती है P - Z। तो आपको P की वैल्यू पता लगी और Z की वैल्यू पता लगी, तो आप P - Z कैलकुलेट कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आएगी ना उसे बोलते हैं नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। और ये नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या होते हैं कि हमारा जो रूट लोकस है ना वो कितने रूट लोकस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि एसिम्पटोट के पास से क्या होते हैं जो रूट लोकस होता है ना हमारा वो कहाँ जाता है इन्फिनिटी पे जाता है। तो हमारा रूट लोकस क्या होता है पोल से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो पे क्या होता है ख़त्म होता है, अगर जीरो नहीं है वहाँ पे तो वो क्या जाता है इन्फिनिटी पे जाता है, उसे हम बोलते हैं एसिम्पटोट। इन्फिनिटी तक जाएगा किसके पास से, एसिम्पटोट से, ठीक है। और एसिम्पटोट इस रियल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है हमें सेंट्रोइड से। तो हम सेंट्रोइड निकालते हैं, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या होता है, हम जितने भी पोल हैं उसके लिए उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, उनके लिए एस की वैल्यू निकालेंगे, उनको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे,
माइनस जो जीरो है उनकी वैल्यू निकालेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय पी माइनस जेड कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेंट्रोइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पोल आ रहे हैं, जो एस की वैल्यू आ रही है, जो 0 1 2 3 उनको ऐड कर देंगे, माइनस जो हमें जीरो की वैल्यू आ रही है उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय पी माइनस जेड कर देंगे, तो हमारा सेंट्रोइड निकल के आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रोइड ही पूछा है। हमें पूछा है कि जो हमारा रूट लोकस है ना, वो वास्तविक रियल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो कहाँ कट करता है, सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड निकाल लो। अगर हम इसके लिए बात करें तो पहले हम निकाल लेते हैं जीरो। ठीक है, जीरो यहाँ पे कितना है, 1, एक ही तो है, s+3 मतलब यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है, एक ही तो आ रही है, s = -3, तो यहाँ पे जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। अगर पोल की बात करें तो पोल कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पोल है और s की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ रही है 0, एक आ रही है -1, एक आ रही है -2 और एक आ रही है -5। ठीक है, पोल में 4 वैल्यू आ रही है और जीरो में 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गई। तो अगर यहाँ से p माइनस जेड निकाल लें तो पोल कितने हैं, 4, जीरो कितने, 1, तो 3 आ गया p माइनस जेड। ठीक है, अब निकाल लो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमारा क्या था कि जितने पोल है उन सबको ऐड कर दो, तो 0 -1 -2 -5 ऐड करो इनको। 0 -1 कितना हो गया, -1 -2 कितना, -3 -5 कितना हो गया, -8, तो ये हो गया -8। ठीक है, माइनस, अब हमें क्या करना है, हमें जीरो को ऐड करना है, तो जीरो कितना, एक ही है, तो वो क्या होगा, -3। ओके, डिवाइड बाय क्या होता है, p माइनस जेड, वो कितना है 3, तो ये क्या हो गया, -8 + 3/3, तो ये आ गया हमारा -5/3। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो एसिम्पटोट है वो रियल एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, काटेगा। ठीक है, जो क्या होता है, सेंट्रोइड। तो मैं यही पूछा था, तो ये हो गया, सी इज़ द राइट आंसर, -5/3 और जी जो पॉइंट है उस पर एसिम्पटोट इंटरसेक्ट करेगा रियल एक्सिस को। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकते थे और डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछ ली तो -5/3 हो गई, वरना ऐसे पूछा जाता है कि सेंट्रोइड बताइए, तो -5/3 और 0 इस पॉइंट पे हमारा एसिम्पटोट इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, रियल एक्सिस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा आपको कि रूट लोकस है ना, सिमेट्रिकल होता है किसके, रियल एक्सिस के। क्यों होता है, तो अभी हमने देखा था कि रूट लोकस में जो पोल होते हैं ना, जो कंजुगेट पोल होते हैं, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं जिनमें, तो वो क्या करते हैं, सिमेट्री में होते हैं। ठीक है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे भी होगा। ठीक है, तो कंजुगेट पेयर एग्जिस्ट करते हैं उनके, इसलिए हमारे जो रूट लोकस होता है वो कहता है सिमेट्रिकल होता है। तो इसका डी आंसर सही होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि s = -3 + 4j है। ठीक है, तो +4j एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें दो एग्जिस्ट करेंगे, -3 -4j भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ एग्जिस्ट करेंगे, दो इसके एग्जिस्ट करेंगे। प्लस माइनस यही तो होते हैं कंजुगेट, मतलब उसमें एक में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा, दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसे तो बोलते हैं कंजुगेट पेयर। तो रूट लोकस में हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना हमारे, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स जीरो है, वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, कंजुगेट पेयर में। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट एक में प्लस होगा, एक में क्या होगा, माइनस होगा, और वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एक ऊपर बनेगा रियल एक्सिस के, नीचे बनेगा। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रूट लोकस होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि उसमें सारे जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना वो कंजुगेशन फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, द फेज शिफ्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन 1/s²। ठीक है, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 1/s²। ठीक है, इसके लिए आपको फेज शिफ्ट निकालनी है, तो 1/s²। ठीक है, हम जानते हैं s = क्या होता है, j⍵। ओके, ये मान लिया हमने क्या, हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर हम j⍵ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, j⍵²। और j किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 को, +90 को। अगर j² है मतलब 90 + 90 कितना हो गया, 180, और जब ये ऊपर जाएगा तो -180। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -180। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या होता, 90 + 90 + 90 270, जो ऊपर जाता तो क्या हो जाता है, -270। ओके, तो इसके लिए फेज शिफ्ट कितना होगा, -180। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको नाइक्विस्ट प्लॉट करना है। ठीक है, दिए हुए सिस्टम के लिए
आपको मतलब नाइक्विस्ट प्लॉट बना रखा है आपको, इसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ओके, तो नाइक्विस्ट प्लॉट को पढ़ लेते हैं हम। पर नाइक्विस्ट प्लॉट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। टाइप क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई ट्रांसफर फंक्शन ले लिया 1/s प्लस t1। ओके, इसकी अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसका टाइप क्या होगा, 0। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि टाइप क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। और यहाँ पे क्या एक भी नहीं है, क्योंकि s की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, तो कोई भी पोल ऐसा नहीं है जो ओरिजिन पे हो, मूल बिंदु पे हो। तो हमने क्या कहा, टाइप इसका क्या है, 0। ऑर्डर की बात करें तो जो s की मैक्सिमम पावर बनती है ना, उसे बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, s की पावर कितनी बन रही है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल ले, इनको देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, k/s × 1 + st। तो अगर इसके टाइप नंबर की बात करें, इसका टाइप, तो s की पावर 1 हमारा क्या है, यहाँ पे ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका टाइप तो क्या हो गया, 1। और ऑर्डर की बात करूँ तो वो कितना हो गया, यहाँ पे s और s की पावर मैक्सिमम कितनी बनेगी, 2 बनेगी, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अगर सेकंड वाले की बात करें तो इसका टाइप नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या, s की स्क्वायर, मतलब दो जो पोल है ना हमारे वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मूल बिंदु पे 0 0 आ रहे हैं, s की वैल्यू क्या आ रही है, 2 बार 0 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका टाइप क्या हो गया, 2। ऑर्डर की बात करें तो s की मैक्सिमम पावर कितनी बन रही है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो s की पावर 3 बन रही है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। ओके, अब इस वाले सिस्टम के लिए बात करें तो इसका टाइप कितना हो गया, यहाँ पे क्या है, s की पावर 3 है, तो s की 3 बार वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 3 जो पोल है ना वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका टाइप नंबर तो हो गया 3। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, s की पावर 3 और 1 s यहाँ पे है, तो s की पावर 4, तो मतलब इसका ऑर्डर आ गया 4। ओके, अब बात करते हैं इसके लिए टाइप और ऑर्डर की। तो इसका टाइप कितना हो जाएगा, s की पावर 2, मतलब दो जो पोल है हमारे वो ओरिजिन पे है, तो इसका टाइप हो गया 2। ऑर्डर की बात करें तो s की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करें s की पावर 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s की पावर 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम s की पावर कितनी बनेगी, 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। ठीक है, अब हमने देख लिया कि टाइप क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब आपको नाइक्विस्ट प्लॉट करना हो ना, तो आपको बस एक ये डायग्राम पता होना चाहिए, आप सारे नाइक्विस्ट प्लॉट बना दोगे, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम क्या है, टाइप 0 है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर टाइप 1 है तो वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर टाइप 2 है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर टाइप 3 है तो वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर वो टाइप 1 है, नहीं ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे ख़त्म होगा वो, ठीक है। ऑर्डर 1 क्या है, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। ऑर्डर 2 यहाँ पे एंड होगा, ऑर्डर 2। ऑर्डर 3 की बात करें तो वो यहाँ पे एंड होगा, ऑर्डर 3, ठीक है। ऑर्डर 4 है तो वो यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है 1/s + t1, ठीक है। इसे हमें डिज़ाइन करना है, तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि इसका टाइप कितना है, 0, ऑर्डर कितना है, 1 है। तो इसको अगर हम डिज़ाइन करें तो टाइप 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऑर्डर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका हमें पता नहीं कि आप मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पर स्टार्ट यहाँ पे किसी पॉइंट से होगा, ठीक है। और ख़त्म कहाँ होगा, ऐसा, इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ये इसका क्या हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट। ओके, अगर ये क्या होता है, ऐसे हो जाता, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1/s × s + t1, इसका हमें नाइक्विस्ट प्लॉट डिजाइन करना है। तो इसमें क्या हो गया, टाइप अब क्या हो गया, 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो टाइप 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, s + t2 और कर दूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, टाइप तो 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे डिज़ाइन होगा, ये टाइप 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर 3 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा।
अगर एक और ऑर्डर बढ़ जाता तो ये क्या होता, या एंड हो जाता, ठीक है। तो आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। आपको टाइप और ऑर्डर पता लग गया ना, जैसे टाइप 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऑर्डर 1 मतलब यहाँ खत्म हुआ। अगर टाइप 0 होता ऑर्डर 2 होता तो ये यहाँ पे ख़त्म होता, ठीक है। और टाइप 0 होता और ऑर्डर 3 होता तो ये यहाँ पे ख़त्म होता। ऐसे टाइप 1 होता और ऑर्डर 2 होता तो ये यहाँ पे ख़त्म होता, और टाइप 1 होता और ऑर्डर 3 होता तो ये यहाँ पे ख़त्म होता, ठीक है। तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट प्लॉट को डिज़ाइन करते हैं। अब जो हमारा ये बन रखा है, हम जानते हैं कि टाइप 2 सिस्टम, जो टाइप 2 सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको क्या होगा, टाइप 2 टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो जिस ऑप्शन में क्या हो, टाइप तो 2 ऑर्डर 4 हो, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, 4 में है, ठीक है। तो 4th इज़ द राइट आंसर इसके लिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ऑर्डर 4 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये हम इस टेबल से बता सकते हैं। वो क्या हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, मतलब ऑर्डर 4 था उसका और टाइप क्या था, 2 था। तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि इसका क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, टाइप 2 है और ऑर्डर 4 है, ओके। तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट प्लॉट को डिज़ाइन करते हैं और नाइक्विस्ट प्लॉट से पता लगाते हैं कि उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल सही करोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर 1 यहाँ खत्म होता है, ऑर्डर 2 यहाँ पे खत्म होता है, ऑर्डर 3 यहाँ पे खत्म होता है और ऑर्डर 4 यहाँ पे खत्म होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि आपको गेन मार्जिन निकालनी है, ठीक है। गेन मार्जिन GM आपको निकालनी है, किसके लिए, ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इसके लिए आपको गेन मार्जिन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो गेन मार्जिन होती क्या है, देख लेते हैं। अगर बात करें गेन मार्जिन की तो इसकी वैल्यू होती है 1/x, ठीक है। जहाँ पे x क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। उस पे जो वैल्यू आएगी ना मैग्नीट्यूड की, वो क्या होता है, x होता है। और ये फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल दे रखा है उसमें उसका जो एंगल होगा ना, उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसमें एंगल फॉर्म में, फेज फॉर्म में, और इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ओमेगा पी सी पुट कर देंगे, और उसको -180 डिग्री इक्वेट कर देंगे। यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ओमेगा पी सी होगी। फिर ओमेगा पी सी को उसके मैग्नीट्यूड में पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमें गेन मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है गेन मार्जिन निकालने का। अब बात करते हैं हमारे ट्रांसफर फंक्शन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है s + 1/s², ठीक है। ये मैं दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओमेगा की टर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + j ओमेगा का स्क्वायर, ओके। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ओमेगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे निकलती है, हम क्या करते हैं, इसका जो एंगल है उसको क्या करते हैं, -180 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एंगल फॉर्म में लिखते हैं, तो ऊपर वाले टर्म को एंगल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, तो ω/1 माइनस, अब पता ही हमें जे क्या होता है, 90 होता है, जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -180, तो क्या आ जाएगा -180, और इक्वल टू भी क्या है, -180। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स ओमेगा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे हमारे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 0, ओके। अब हमें ओमेगा की वैल्यू 0 पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है हमें, जो जे ओमेगा है ना, उसमें ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करके निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, 1 + ω², यही तो होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय जे ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ओमेगा में क्या दे रखा है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या 0 होगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव। तो x बन गया हमारा इन्फिनेटिव,
और गेन मार्जिन क्या होती है 1/x, तो 1/∞ मतलब 0, तो लास्ट में हमारी गेन मार्जिन क्या निकल के आई 0। ओके, तो इसके लिए गेन मार्जिन कितनी हो गई 0। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है, हमें ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है GSHS इक्वल टू 1/s इंटू s+1 और s+0.5। ठीक है, इसके लिए हमें निकालनी है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने देखा था कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको -180 से इक्वेट करते हैं। उससे जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वही क्या होती है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसको ओमेगा की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो g/j और h/j, तो ये क्या बन जाएगा 1/j प्लस 1+j और क्या बन जाएगा j प्लस 0.5। ठीक है, ये क्या j। ठीक है, ये हमारा बन गया ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें निकालनी है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वो एंगल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एंगल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको, 1 का एंगल क्या होगा 0, तो 0, ये क्या है j, इसका एंगल क्या होगा माइनस का 90। ओके, j मतलब +90, ऊपर जाएगा तो -90, इसका क्या होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, मतलब tan इनवर्स ω/1, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस tan इनवर्स ω/1, और इसके लिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स ω/0.5, और ये हमें -180 से इक्वेट करना है। किसके लिए, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ω/p से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो एंगल है उसको क्या करते हैं -180 से इक्वेट करते हैं। यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वही क्या होती है ω/pc होती है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करें, -90 उधर गया तो इसमें ऐड हुआ तो क्या बच गया -90 बच गया, और ये माइनस को मैंने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ क्या है माइनस। ठीक है, अब 180 में से 90 गया तो उधर क्या बचा 90, और ये क्या बन गया tan इनवर्स ω माइनस tan इनवर्स 2ω, ये 2ω बन जाएगा क्योंकि 1/5 क्या होता है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 90। अब एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, क्या होता है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या प्लस आएगा क्योंकि प्लस हो गया था ना, तो प्लस क्या फॉर्मूला होता है A + B अपॉन 1 - AB, ये तो होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है tan इनवर्स A + B अपॉन A - AB। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ω प्लस 2ω 1 - ω इंटू 2ω इक्वल टू क्या चल रहा है 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 10 से चेंज कर देते हैं, तो ये 10 90 कितना हो जाएगा 10 90 हो जाएगा इन्फिनेटिव। 10 90 हमारा क्या होता है इन्फिनेटिव, 10 ऑफ 90 कितना होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पे 10 किया तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ω प्लस 2ω 1 - 2ω² इक्वल टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को अपन क्या कर सकते हैं 1/0। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2ω² इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/√2, वही क्या है ω/pc, और 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.707। ओके, तो ये आगे हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, इसको इसके जो एंगल आया ना उसको -180 के लिए पुट किया, उसके बाद उसको सोल्व किया जिससे हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, वो क्या है 0.707। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि आपको लाप्लास बताना है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है किसका e⁻⁻80 cos ω t, e⁻⁻80 cos ω t, नहीं cos 80 होगा यहाँ पे, नहीं सही है। ओके, ठीक है,
तो आप जानते हो कि कोस ऑफ ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है, क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो होता है। अगर मैं साइन की बात करूं तो उसमें क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोस में ऊपर क्या आता है, एस आता है, ठीक है, और साइन में क्या आता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, ओके। और e की पावर माइनस ए टी के लाप्लास की बात करूं तो वो क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए, ओके। ये क्या फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, लाप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, कोस के साथ ई की पावर माइनस ए टी को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें इसका एक साथ लाप्लास पूछ लिया, ठीक है। तो क्या चेंज होंगे, ई की पावर माइनस ए टी क्या करती है, एस में ए टर्म को ऐड कर देती है, ठीक है। तो जो कोस का फॉर्मूला है ना, वहाँ पे एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एस की जगह क्या हो जाएगा, एस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो एस प्लस ए कर दो, ये हो जाएगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाप्लास। तो बी इज़ द राइट आंसर, ओके। ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ई की पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी है ये, ओके। तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हमें दे रखा है एक सर्किट, ओके। इसके लिए पूछा आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है क्या होता है, क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, जो आउटपुट होता है उसका लाप्लास बटे इनपुट का लाप्लास, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है आरसी सर्किट सिंपल, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आर कनेक्ट है और यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। ये वोल्टेज है वी आई और ये वोल्टेज क्या है, वी नोट, ओके। ये सी है, ये आर है और ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आउटपुट क्या है इसका, वी नोट, इसका लाप्लास बटे इनपुट क्या है वी आई, इसका लाप्लास, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, वही हमारा क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एस डोमेन में, एस प्लेन में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो एस प्लेन में क्या होता है, आर तो सेम रहता है, कैपेसिटर क्या होता है 1 अपॉन सी एस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वी नोट एस और ये क्या हो जाएगा वी आई एस और ये क्या हो जाएगा आई एस, ओके। अब ये हमारा क्या है, सिंपल सर्किट बन गया। हमने क्या किया कि आरसी सर्किट को हमने एस प्लेन में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये सिंपल सर्किट बन गया। अब बस आपको अप्लाई करना है। अगर वी आई एस की बात करूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या लगानी है, KVL। तो वो क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस इंटू आर प्लस 1/CS, ओके। ये तो होगा आई आर प्लस 1/CS इंटू आई एस। अब बात करें वी नोट एस की तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी एस इंटू आई एस, क्योंकि करंट क्या है, सेम रहेगा, एक ही तो वही है, एक ही ब्रांच है, ठीक है। ये दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी है VI और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है वी नोट। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, इससे हमें निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 1, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो आई एस से आई एस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/CS प्लस आर प्लस 1/CS, यही बचेगा। 1/CS आ गया, यहाँ से क्या गया, आर प्लस 1/CS। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ CS, ओके। मैंने यहाँ पे CS एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, RCS प्लस 1, ये नीचे वाली टर्म है और ऊपर क्या चल रहा है 1/CS, ओके। 1/CS नीचे क्या के लिए मैंने CS एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया RCS प्लस 1, तो CS से CS कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस RCS, ठीक है। अब मैच कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि S क्या है, सिंगल टर्म में है। यहाँ पे हमने क्या किया, RC से मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, RC कॉमन ले लेते हैं, RC कॉमन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो RC कॉमन लिया तो वो क्या हो जाएगा S प्लस 1/RC, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन RC अपॉन S प्लस 1 अपॉन RC, ठीक है। इस तरह कोई ऑप्शन देख लो है क्या आंसर में, तो है ना C। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, C इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना था इस सर्किट के लिए, तो हमने वी नॉट एस को कैलकुलेट कर लिया और वी आई एस को कैलकुलेट कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर हमने सर्किट को सोल्व किया, तो हमारे पास लास्ट में ये रिजल्ट निकल के आया। तो इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, आपको दे रखा है लीनियर इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है, और आपको दे रखा है ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है और मैट्रिक्स सी दे रखी है। आपसे पूछा है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है या अनऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम कालमान के नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। कालमान का नियम क्या कहता है कि आप क्यूसी मैट्रिक्स डिजाइन करो, ठीक है, बी ए बी, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू निकालो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल। ओके, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो मतलब अनकंट्रोलेबल होगा, ठीक है। सेकंड क्या कहा उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी है ना आपको, तो आप सी की पावर टी, ए की पावर टी, सी की पावर टी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, फिर उसका मेंटेनेंस निकालो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब वो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑब्जर्वेबल। ओके, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो क्या होगा, अनऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है या नहीं है और ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। ओके, तो हमें क्वेश्चन के अंदर तीनों मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी और सी, ठीक है। तो पहले हम कंट्रोलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो क्यूसी के लिए हमें क्या चाहिए, बी चाहिए और ए बी चाहिए। ओके, तो बी तो हमारे पास है, बी तो क्या, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ए बी हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स आएगी 0 1 0 1 -2 और -3। मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है, 0 1 -2 -3। इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, तो 0 1 कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, इसकी तो रो और इसका कॉलम आपस में मल्टीप्लाई, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 को 1 से किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इसको करेंगे तो इसको करेंगे 0 और ये -3, तो हमारे ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -3। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होती है, क्यूसी मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, बी, तो बी हमें पता है 0 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 1। ओके, और ए बी हमने निकाल लिया, वो क्या है 1 -3। तो हमने क्यूसी मैट्रिक्स को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेंटेनेंस निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 0 × -3 -1 × 1। ओके, तो ये क्या गया -1, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल। ओके, एक कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि कंट्रोलेबल है, ठीक है, पर एक कंडीशन से हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, सी की पावर टी, सी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज तो हम निकाल लेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो होती है वो क्या बन जाती है, कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, सेकेंड रो कॉलम बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -3, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सी के ट्रांसपोज से, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ये क्या बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगी 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा -2 और -2। ओके, अब हमारी मैट्रिक्स क्या है, क्यू नोट हमें डिजाइन करनी है, तो क्यू नोट क्या है हमारी, सी की पावर टी, ए टी, सी टी। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 1। ओके, और ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, वो क्या है -2 -2 -2 -2। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे, तो 1 × -2 माइनस -2 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 आ गया, मतलब अनऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो हमने क्यू नोट और क्यू सी दोनों की वैल्यू निकाल ली। क्यू सी तो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा सिस्टम क्या था, कंट्रोलेबल था, पर क्यू नोट हमारा क्या है 0 है, इसका मतलब ये क्या है, अनऑब्जर्वेबल, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या सही होगा कि कंट्रोलेबल तो है सिस्टम पर, क्या अनऑब्जर्वेबल है। ओके, तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो आपको ये दो कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्यू सी इक्वल टू बी ए बी फॉर ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। पर आपके लिए ऑर्डर 2 तक ही आता है, मैक्सिमम ऑर्डर 3 तक आ सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स है ना ये आपकी, यहाँ पे क्या ऑर्डर 2 है, ये क्या है 2 इंटू 2 की। अगर यहाँ पे 3/3 की होती तो क्या करते आप बी करते, फिर ए बी निकालते, फिर ए स्क्वायर बी निकालते, उससे मैट्रिक्स बनाते, उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालते, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता मतलब कंट्रोलेबल, अगर 0 आ जाता तो अनकंट्रोलेबल। ओके, ऐसे ही आप क्यू नॉट निकालते। ये तो क्या किसकी बात हो रही है, ऑर्डर 2 के लिए, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 के लिए बात करें तो वो क्या होगा, सी की पावर टी ए की पावर सी की पावर टी ए टी का स्क्वायर सी टी, ठीक है। फिर आप क्या निकालते, इसको सोल्व करते, उसके बाद इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते। अगर वो 0 आ गई मतलब वो अनऑब्जर्वेबल है, अगर 0 नहीं आई तो वो क्या होगा, ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। ये ऑर्डर 3 की बात हो रही है। पर हमें सिस्टम में क्या दे रखा था, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स दे रखी थी, तो हमने ये वाली मैट्रिक्स बनाई, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। तो इसका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल हो गया। फिर हमने क्यू नॉट मैट्रिक्स बनाई, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारा 0 आ गया मतलब वो क्या हो गया, अनऑब्जर्वेबल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, कंट्रोलेबल बट अनऑब्जर्वेबल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये वाली तो क्या ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये बी दे रखी है और ये सी मैट्रिक्स दे रखी है। आपको तीनों मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी, और आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सी एस आई माइनस ए इसका इन्वर्स और बी, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। तो हमें सी पता है, बी पता है, और एस आई माइनस ए का इन्वर्स हम निकाल लेते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ से हमें निकालना है एस आई माइनस ए, ठीक है। जहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या बनेगी, एस आई को लिखो तो क्या बनेगा, एस 0 0 एस माइनस ए करना है मुझे, ए कितनी दे रखी है हमें, -1 0 0 और -2, ठीक है। मैंने एस आई लिख ली, मैट्रिक्स बन गई, और ए मैट्रिक्स में दे रखी है -1 0 0 -2, मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा एस -+1 0, ओके, ये भी 0, और ये क्या हो गया S+2, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, एस आई माइनस ए मैट्रिक्स बन गई। पर हमें क्या चाहिए, एस आई माइनस ए का इन्वर्स चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एस आई माइनस ए का इन्वर्स। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टकट क्या होता है उसका, ये जो दोनों होते हैं ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S+2 आ जाएगा, और यहाँ पे S+1 आ जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर दोनों क्या है 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, S+1 और S+2, ये तो आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इससे, ये 0 है तो बस ये आ जाएगा S+1 अपॉन S+2। तो हमें S माइनस ए के इन्वर्स की वैल्यू पता लग गई। अब ये हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये वाली 1 1, तो सी मैट्रिक्स है हमारी क्या 1 1, ओके। और एस आई माइनस ए इन्वर्स हमारी क्या मैट्रिक्स बन गई, S+2 0 0 S+1, ठीक है। और बी हमारी क्या है, बी हमारी है 1 0 1 0। सी मैट्रिक्स आपको ये गलत दे रखी है, ये क्या है, सी का ट्रांसपोज दे रखा है। सी मैट्रिक्स हमेशा कैसे होती है, इस फॉर्म में होती है, ओके। तो ये क्या होगी 1 1, इस तरह से होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1, ओके। तो हमने सारी वैल्यू लिख ली, और डिवाइड बाई क्या था इनके, मॉड्यूलस S+1 और S+2, ठीक है। तो हमने सी की मैट्रिक्स लिख ली, हमने सी क्या हो गई 1 1, एस आई माइनस ए इन्वर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली, ओके। और बी क्या होगी 1 0। अब हमें इसको सोल्व करना है, और इससे हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर इसका इससे होगा, तो ये क्या होगी 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया s+2, और इसको इससे किया तो क्या निकल के आया 0, और डिवाइड बाई हमारा क्या चल रहा है s+1 अपॉन s+2, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ गया s+2 अपॉन s+1 और s+2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या गया लास्ट में 1 अपॉन s+1। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रांसफर फंक्शन s+1। तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद एस आई माइनस ए का इन्वर्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ओके, तो इससे निकालते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है 1 0 0 1, आपको निकालनी है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स e की पावर AT, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए e की पावर AT क्या होती है, तो e की पावर AT होती है हमारी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए के इन्वर्स का क्या लेते हैं, लाप्लास इन्वर्स लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STE e की पावर AT मिलेगी हमें। ओके, तो हम क्या करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं एस आई माइनस ए का इन्वर्स, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एस आई माइनस ए, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा S0 0 S माइनस ए मैट्रिक्स, वो क्या हमारी 1 0 0 1, तो एस आई माइनस ए क्या आ गया हमारा S माइनस 1 0 0 S माइनस 1। ओके, फिर हमें क्या लेना है, इसका इन्वर्स लेना है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म क्या होती है आपस में एक्सचेंज हो जाती है, तो S माइनस 1 S माइनस 1, और इन दोनों को हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, पर जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करोगे तो क्या आएगा S माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एस आई माइनस ए इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चारों टर्म में डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन S माइनस 1 0 0 1 अपॉन S माइनस 1, ठीक है। तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बन गई एस आई माइनस ए का इन्वर्स क्या बन गई 1 अपॉन S माइनस 1 0 0 1 अपॉन S माइनस 1। ओके, अब हमें निकालनी है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है e की पावर AT, वो क्या होती है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए के इन्वर्स का लाप्लास इन्वर्स, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगी e की पावर AT, ठीक है। तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, लाप्लास इन्वर्स लेना है। तो आपको पता है 1 अपॉन S माइनस 1 का अगर लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो क्या बनेगा e की पावर t, क्योंकि e की पावर t क्या होता है 1 अपॉन S माइनस 1। e की पावर AT का अगर हम लाप्लास लिखें तो क्या होता है 1 अपॉन S माइनस ए, यही तो होता है, और a यहाँ पे क्या है 1 है, क्यों S माइनस 1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t 0 0 e की पावर t, ठीक है। तो ये आ गई हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स, ठीक है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी थी तो हमने उससे एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकाल लिया, फिर फाइनल में उसका लाप्लास इन्वर्स लिया तो हमें एस टी ई की वैल्यू मिल गई, वो क्या e की पावर t 0 0 e की पावर t, तो हमारा क्या हो गया बी राइट आंसर हो गया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।